स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं शरद दुबे, जहां पे अगले आधे घंटे जो है हम आपको ग्लोबल मार्केट्स, स्टॉक्स इन न्यूज़ और इम्पोर्टेंट ब्रोकरेजेस क्या क्या रहेंगे उसके बारे में आपको हम इत्तला करेंगे और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए आगे जाते हुए उस पर हमारी नज़र रहेगी। बाजार पे डिम्पी कालरा की रणनीति भी रहेगी एफएनओ की, और ब्रोकरेजेस के कॉल्स भी रहने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं अगले आधे घंटे में कहाँ एक्शन देखने मिलेगा। लेकिन अब चलते हैं हम अभिषेक के पास, जो ग्लोबल मार्केट्स के जो इंपॉर्टेंट संकेत हैं वो हमको बताने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होने चाहिए जो आपको आज नज़र में रखना चाहिए जिस तरह भारत का मार्केट शुरू होता है। अभिषेक। शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, टैरिफ वाली जो चीज़ें हैं थोड़ी सी किनारे हो गई हैं और अमेरिका में भी अब वहाँ की जो अर्निंग्स आ रही हैं उस पर बाजार रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन 4-5 सत्र से बड़ा अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और कल भी ऐसा लगा कि शायद इस 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन लोअर लेवल से अमेरिकी बाजारों ने गजब की स्ट्रेंथ दिखाई है। एक समय ऐसा था कि जब नैस्डैक और S&P 500 दोनों इंडेक्स करीब करीब 1% नीचे थे, लेकिन रिकवरी बहुत स्ट्रांग रही है और डाउ जोन्स 0.25% ऊपर बंद हुआ है। लोअर लेवल से करीब करीब 350 अंकों के आसपास की रिकवरी रही। नैस्डैक हल्की गिरावट पर जरूर बंद हुआ, लेकिन लोअर लेवल से करीब 235 अंकों के आसपास का सुधार दिखा है। ये हफ्ता अमेरिका में नतीजों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार के बीच में S&P 500 की करीब 1/3 कंपनियों के नतीजे हैं और अब तक जो नतीजे आ गए हैं करीब करीब 33% नतीजे आ चुके हैं S&P 500 के। उसमें से 73% जो नतीजे रहे हैं वो अनुमान से बेहतर हैं, ऐसे डेटा निकल के आए हैं। लेकिन 5 साल का जो औसत है वो है 77% का, यानी कि थोड़े से वीक जरूर हैं अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें इन नतीजों को। तो आज अगर हम बात करें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जॉब ओपनिंग, घरों की कीमतों के आंकड़े, ये कुछ आंकड़े आज अमेरिका में आएंगे, क्रूशियल जो इकोनॉमिक डेटा होंगे। और नतीजों की बात कर लें तो बुधवार को यानी कि कल मेटा के नतीजे आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आएंगे। इसके अलावा गुरुवार को एप्पल और अमेजॉन के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एक चीज अच्छी हो रही है कि ट्रंप धीरे धीरे करके टैरिफ को लेकर जो उनके स्टेप्स थे, जो उनकी सख्ती थी, उसको वापस ले रहे हैं। और इस कड़ी में एक संकेत यह है कि ट्रंप ऑटो कंपोनेंट्स पर टैरिफ में राहत दे सकते हैं। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि ट्रंप की टैक्टिक ये थी कि हम टैरिफ लगाते हैं, बाकी देश झुकेंगे और फिर अपने दरवाजे अमेरिकी कंपनीज के लिए खोलेंगे टैरिफ को घटाकर। अच्छा, वो रणनीति बहुत ज्यादा काम आई नहीं है। ट्रंप ने अपने पैर पर चोट मारी। अमेरिकी जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिनको कि सस्ते सामान चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए, तो ऑटो कंपोनेंट पर टैरिफ में राहत दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी खबरें आई हैं। और वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड ल्यूटनिक, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि घरेलू कंपनीज और अमेरिकन वर्कर्स के साथ बड़ी पार्टनरशिप करने के लिए हम तैयार हैं। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। डिटेल्स, फाइन प्रिंट्स और इसके आगे आ जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक राहत की चीज जरूर है। और हमारी जो कंपनीज हैं जिनका मतलब बड़ा एक्सपोर्ट नंबर है, सोना BLW हो गया या भारत फोर्ज हो गया, ऐसी और भी कंपनीज हैं जिनका अमेरिका में बड़ा एक्सपोर्ट है, उनके लिए निश्चित तौर पर यह राहत की खबर है। तो आज हो सकता है कि वहां पर रिएक्शन आए। एशिया से संकेतों की बात करें तो आज मिक्स्ड क्यूज हैं, ज़्यादा कुछ वहाँ से रीड करने को लेकर है नहीं। हांगकांग के बाजार और चीन के बाजार में हल्की मतलब सपाट कारोबार हो रहा है। कोरिया के बाजार में आधे % के आसपास की तेजी है। जापान के बाजार से आज टेक्स फिलहाल अभी तक नहीं आ रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात कर लें तो ब्रेंट क्रूड एक रेंज में है, भाव है $65 के आसपास का, थोड़ी सी नरमी उसमें जरूर आई है। सोना भी रेंज में है, $3300 के ऊपर टिका हुआ है, 3350 के ऊपर जा नहीं रहा है, तो ये रेंज में है। $3340 के आसपास के भाव हैं। 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें, थोड़े और सॉफ्ट हो गए हैं अमेरिका में, 4.2% 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। और अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हल्की सी नरमी आई है, 99.13 के लेवल है डॉलर इंडेक्स के, अपने लिए सपोर्टिव है, कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल संकेत आपके लिए ठीक है। गिफ्ट निफ्टी ज्यादा नहीं, 40-50 अंकों के गेंस पर खुलने के संकेत दे रहा है। तो माहौल आज के लिए कम से कम ग्लोबल बाजारों से सपोर्टिव दिख रहे हैं। शरद जी बिल्कुल अभिषेक, धन्यवाद। आप जो है दो अहम बात सामने आपने रखा। सबसे पहला ऑफ कोर्स ग्लोबल संकेत जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव है ट्रेंड,
और इस हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट अर्निंग्स भी है और टैरिफ के अनाउंसमेंट्स खास करके रोल बैक को लेकर जहां पे भारत को फायदा हो सकता है उस पर नजर रहेगी। चलिए एक बार एफआईआईज के आंकड़े देख लेते, फिर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ने वाले हैं। एफआईआईज की कैश मार्केट में देखें तो यहाँ पे लगातार बाइंग आ रही है, 9th स्ट्रेट सेशन में यहाँ पे बाइंग आई है। आंकड़ा लगभग 40,000 करोड़ का आ गया है, 2500 करोड़ का ऑलमोस्ट बाइंग आया है। डीआईज की कैश मार्केट में भी बाइंग चल रही है, 2818 करोड़ का ये आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में बात करें तो यहाँ पे 2200 करोड़ का इन्फ्लोज आया है और एफआईआईज की स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 5000 करोड़ रुपए के ऊपर इन्फ्लोज आई है। स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी नेगेटिव आई है, आप कह सकते हैं लगभग आप कह सकते हैं 99 करोड़ का, 999 करोड़ का। लेकिन जो पिछले 9 सेशन के नंबर्स हैं वो देखिए एफआईआईज के, ये बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली और डीआईज की भी सपोर्ट आ रही है। लेकिन अब चलते हैं डिम्पी के पास और डिम्पी सर हमको निफ्टी बैंक इन दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, ये सब चीज़ अभी डिम्पी बताने वाले। किस तरह मार्केट अभी सेट हो रहा है ये बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शो में देख के और दूसरा आप काफी अच्छे से एंकर करते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो भी आपने एफआईआईज का पॉइंट उठाया, ये मैं इसी को थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। देखिए अभी पहलगाम वाला मैटर जो है वो पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं हुआ, अभी भारत की कार्रवाई होनी है। लेकिन ठीक उससे पहले एफआईआईज की होल्डिंग भारत में काफी तेजी से बढ़ी है और एक कल भी बढ़ी है, बाय द वे मैं आपको बता दूं। और एक कल करीब अब 41-42% के आसपास हो चुकी है। जब हमने पिछली बार बैंक निफ्टी का हाई बनाया था, आई रिपीट माई सेल्फ, पिछली बार हमने बैंक निफ्टी का हाई बनाया था तब भी एफआईआईज की होल्डिंग 42% नहीं थी, तब भी एफआईआईज की होल्डिंग 34% के आसपास थी। लेकिन इस बार की होल्डिंग एफआईआईज की 42% हुई है। अभी जिस नंबर को आप पढ़ रहे थे कि 9 दिन से या 10 दिन से लगातार वो कैश में बाय कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा ट्रिगर है कि उन्होंने इंडियन मार्केट में वापस पैसा लगाया, उस समय पैसा लगाया जिस समय टैरिफ वाला मामला धीरे धीरे करके छट रहा था। तो ये बात तो तय है कि इंडियन मार्केट के अंदर अभी भी काफी स्टीम है और ये एफआईआईज को पूरा विश्व घूमने के बाद वापस से इंडिया में ही आना पड़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कल मार्केट सेशन के अंदर हुई है डेरिवेटिव ट्रेडर के अकॉर्डिंग हुआ है सेकेंड डे ऑफ अ सीरीज। अभी नई सीरीज शुरू हुई थी, फ्राइडे का दिन मैं इग्नोर मार देता हूँ, तो एक्चुअली में कल फर्स्ट डे था। तो अगर आप फर्स्ट डे ऑफ सीरीज देखेंगे तो कल बहुत बढ़िया फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है। ऑलरेडी ये सीरीज थोड़ी लाइट ट्रांसफर होकर आई थी। चेक कैसे होता है, ओआई भी चेक होता है, तो ओआई कम था लेकिन कल सबका ओआई बढ़ा है। कल प्रीमियम्स कल प्रीमियम सबके बढ़े हैं। अब आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम 200 प्लस है, निफ्टी का प्रीमियम 100 प्लस है। कल बैंक निफ्टी का प्रीमियम आप यकीन नहीं मानेंगे सिर्फ 6 पॉइंट का था। तो कल जो मार्केट के अंदर मजबूती आई है वो रियल टर्म में डेलिवरेटली मजबूती आई है, गैप अप नहीं था। मार्केट ने कल गैप मतलब फ्लैट ओपनिंग करने के बाद चलाया बाजार को, 800 पॉइंट ऊपर रखा। तो इसका मतलब सोची समझी रणनीति के तहत ही काम हुआ है और उसमें कल रिलायंस का काफी बड़ा योगदान था। कल साफ समझ में आ रहा था कि होल्डिंग्स बढ़ के ही आएंगी एफआईआईज की और फ्यूचर्स की होल्डिंग्स भी बढ़ के आएंगी और दोनों बढ़ के आई हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है। देखिए बहुत ही मैं बोलूंगा कि थोड़ा हरी में है, थोड़े जल्दी में भी है। इतनी जल्दी अनफोल्ड हुई है सारी चीजें कि आप सेंस भी नहीं कर पाते कई बार, तो हम भी नहीं कर पाते कई बार उसको सेंस। लेकिन फिलहाल अभी आपको थोड़ा अपने कॉशियस स्टांस को रखना है अभी भी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी पहलगाम वाला जो पूरा मैटर है अभी अनफोल्ड नहीं हुआ। भारत का स्टांस क्या होगा ये अभी भी कहना बाकी है। दूसरा आपके लिए 24,200 24,000 का सपोर्ट है, 24,400 500 का रेजिस्टेंस है। एज इट इज ही टिप मिले बाय करना, नहीं मिले छोड़ देना, वैसे वाला कंसेप्ट है, ठीक। और 24,400 पार होकर अच्छी शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर वापस आएगी, इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो रहे हो क्योंकि सीरीज की भी स्टार्टिंग है। बैंक निफ्टी पे आता हूँ, कल 55,400 के आसपास बंद हुआ है, 55,000 का सपोर्ट है, 54,800 का सेकंड सपोर्ट है। पुल बैक काफी तेजी से आया हुआ है, इसलिए शायद थोड़ा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। इसकी कंसोलिडेशन से घबराना नहीं, टिप मिले तो बाय करना, नहीं मिले तो छोड़ देना। ऑप्शंस वाले थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करना, हाईली प्रोफेशनल होगी ऑप्शंस के अंदर उतर के आना, क्योंकि कल के प्रीमियम्स आर्टिफिशियली काफी तेजी से बढ़े हैं कॉल्स के और पुट्स काफी तेजी से टूटी हैं। तो इसलिए कहीं गलती से आप ऊपर के रेट पे ना फंस जाएं, इसलिए हाईली प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आके आप ट्रेड करें। एक चीज मैं थोड़ा और नोटिस कर रहा था, इंडिया विक्स अभी 17 के आसपास है और एक F&O बैंक में एक शेयर है वो आरबीएल बैंक। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स का डाटा है। कल ना निफ्टी के अंदर एक चीज और हुई है, 1.22 का पीसीआर हो गया है। ये स्लाइटली निफ्टी को ना हल्का सा ओवरबोट कहता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक 400-500 की रेंज पार नहीं होती नई पोजीशंस मत लेना, पुरानी पोजीशंस को कैरी करना है, तो बाइंग और डिप्स की वेट करना।
जी जी बिल्कुल डिम्पी, धन्यवाद। आपने जो है पूरी तरह जो है बताया कि कहाँ पे एक्शन हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपसे जब हम बात करते तो लगता है कोई एक टीचर हमें कुछ समझा रहा है और कितनी इजीली आप हमें बताते हैं डेफिनेशन वाइज और प्रैक्टिकली दोनों को जोड़ते हैं। धन्यवाद डिम्पी, आप लगे रहिए और हमें इम्पोर्टेंट एफएनओ के कंसेप्ट्स और कहाँ पे कमाई के मौके आते हैं वो भी ढूंढते दीजिए। अब चलिए, अब हमारे पास मार्केट के जो है गेस्ट हैं हमारे साथ और इनके राजेश भोसले एंजल वन के हैं और इनके इंपॉर्टेंट कॉल्स के बारे में हम समझ लेते हैं। इनके दो अहम कॉल्स हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। सबसे पहला राजेश जी का कॉल है सन फार्मा का। करंट मार्केट प्राइस लगभग 1840 रुपये प्रति शेयर का है, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट ये सबसे अहम चीज़ होती है। बाई का रेटिंग है। टारगेट आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है 1940 रुपये का, स्टॉप लॉस लगभग 1790 रुपये का है। दूसरा स्टॉक राजेश सर का वो है ONGC। यहाँ पे भी बाई रेटिंग आई है। करंट मार्केट प्राइस देखें तो लगभग 250 के लेवल्स पे है। स्टॉप लॉस 244 का है और टारगेट नोट कर लीजिए 251 रुपीज़ का है। इन दोनों स्टॉक्स के बारे में जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बाई रेटिंग आ रही है और इन स्टॉक्स पे देखेंगे तो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है वो टुवर्ड्स द फेवरेबल साइड देखने मिलता है, ये राजेश जी का कहना है। लेकिन चलिए, हमने जो है आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो आपको चाहिए दिन के लिए वो आधे रख चुके हैं, लेकिन ब्रेक के बाद दूसरे पार जो है हम खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेजेस और कमोडिटी लेके आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। और अब जो चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अर्निंग सीजन को लेकर। अर्निंग सीजन में बहुत सारे अर्निंग्स आए हैं, लेकिन हमने क्या किया अपने रिसर्च में, अर्निंग्स को 3 भाग में डाल दिया है। एक अच्छे अर्निंग्स हुए, एक मिले जुले या इनलाइन सेट ऑफ अर्निंग्स हुए जहाँ पे एक्शन अच्छा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, और एक नेगेटिव जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स जो कहेंगे वो आए हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे जो है हम एक टेबल आपको दिखाने वाले हैं जो हमारी रिसर्च टीम जो है पूरा मार्केट आज के बाद लेके बनाती है। तो यहाँ पे अच्छे नतीजे में देखिएगा, PNB हाउसिंग फाइनेंस, यूको बैंक, अदानी विलमार, ये आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। ये तीनों स्टॉक्स को देखिए अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। और ऑफ कोर्स इनलाइन या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स पे बात करें तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, अदानी टोटल गैस, निप्पॉन लाइफ, ग्रीन लाइफ, सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक्स जो है नज़र में रहेंगे। कमज़ोर नतीजे में ओबरॉय रियल्टी आया है, फिर IIFL सिक्योरिटीज़ जो अभी उसका नाम IIFL कैपिटल सर्विसेज है वो भी देखने मिला है। अब ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन जब आप लेंगे तो यहाँ पे जो है आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बहुत आसान रहेगा कि ओवरऑल अर्निंग्स का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है और आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है। अब चलते हैं इन रिजल्ट्स को ना थोड़ी सी बारीकी में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मैंने पिकअप किए हैं, क्या इम्पैक्ट आता है और आगे जाते हुए क्या उनकी व्यूज़ रहेगी। PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 20% भागा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और पैट में भी 28% का उछाल आया है। जो ऑपरेशनल नंबर्स देखा जाता है यहाँ पे भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो NBFCs की इस बार रिजल्ट्स आई है ढीली आई है, लेकिन अपने सेगमेंट में हाउसिंग फाइनेंस PNB ने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि उनके पियर्स जो है थोड़े वीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। निप्पॉन लाइफ की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। टॉप लाइन देखिएगा तो 21% ग्रो कर रहा है, लेकिन जो यील्ड प्रेशर होता है AMC बिजनेसेस में वो धीरे धीरे दिखने मिला। अब ये ऑफकोर्स इसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, बट उतना भी ख़राब नहीं है जितना ब्रोकिंग हाउसेस को इस बार मार पड़ा है मार्केट वॉलेटिलिटी का। और ऑफकोर्स FNO की जो कामकाज है वो भी कम हो गई है, जहाँ पे इनका ज़्यादा फीस इनकम आता था। अब हम बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया के। इनके लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन याद रखिए ये फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। EBITDA में लगभग 5% का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है। PSU बैंक्स में थोड़ी सरप्राइज आई है। यूको बैंक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है और पैट में भी लगभग 24% का उछाल देखने मिला है। अदानी ग्रुप के भी स्टॉक्स के अर्निंग्स आ रहे थे। सबसे पहले अदानी टोटल गैस के बारे में बात करूंगा। लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आई है, जहाँ पे रेवेन्यू में 15% का उछाल आया है, हालांकि EBITDA में दबाव आया है, 10% का जो है डी ग्रोथ आया है। अदानी विल्मा लेकिन दूसरे साइड में स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू में लगभग 40% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और जो एडिबल ऑयल का जो वॉल्यूम है वो भी लगभग 7% का ग्रोथ अच्छा देखने मिला है। ओबरॉय रियल्टी लगातार दूसरे क्वार्टर में ट्रैक कर रहा हूँ इस स्टॉक को, यहाँ पे जो है वीक परफॉर्मेंस देखने मिला है। रेवेन्यू 12.5% गिरा है, नेट प्रॉफिट 45% गिर चुका है, EBITDA में भी लगभग 22% का मार है। अब याद रखिए यहाँ पे इनके जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, खास करके थाने में, वो प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज जो है अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे, तो वो एक प्रेशर है। उसके कारण यहाँ पे एक ट्रिगर इस स्टॉक को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे HNIs और फंड्स इस कंपनी के डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। तो ये तो आपके चौथे तिमाही के जो है
नतीजे थे जो मैंने आपको पूरा बता दिया। और एक बार फिर जो चौथे तिमाही की जो टेबल्स है वो आप स्क्रीन पे ला सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप मिस आउट कर गए हैं, अगर हमने कुछ आपको बताया है, तो वो स्क्रीन इटसेल्फ काफ़ी है पूरा एनालिसिस का, जो आपको 5 सेकंड में समझ में आ जाएगा। लेकिन खबरों वाले शेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अलग अलग डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उनसे भी हम जो है लेते हैं। सबसे पहले जो है ऑफकोर्स BSE CDSL पे नज़र रहेगा। अब इन दोनों का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ। T+0 सेटलमेंट के ब्लॉक डील्स के विंडो अब शुरू होने वाला है, यानी कि बड़े बड़े ब्लॉक डील्स जो NSE में हो रहे थे अब यहाँ BSE में भी आ रहा है, और T+0 सेटलमेंट है और जल्दी सेटलमेंट हो सकता है। 2 मई से ये लागू है, और याद रखिए ये पॉजिटिव रहेगा BSE और CDSL के लिए। जेंसॉल इंजीनियरिंग, यहाँ पे तो हमारी मुही मीठी नाव स्वदेश में चली रही थी, जहाँ पे हमने बहुत पहले ही पकड़ लिया था इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ रहे थे। और यहाँ पे अब ED ने अहमदाबाद और गुड़गांव के ऑफिस में रेड मारा है। फेमा एक्ट 1999 के तहत सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है, तो हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। जहाँ पे आपकी लॉस कितना से कितना कम हो सके उस पे हमारी नज़र थी। इंडसइंड बैंक, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज जो है बढ़ते जा रहे हैं। होटल जो उनके जो होल टाइम डायरेक्टर है और डिप्टी CEO अरुण खुराना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब जनरली ये ट्रेजरी की जो एडजस्टमेंट्स होती है या काम होती है उसको ओवरलुक करते थे, और अब हाल ही में जो इश्यूज आ रहे थे वो डेरिवेटिव और ट्रेजरी मैनेजमेंट को लेके ही इंडसइंड बैंक में था। स्ट्रिंग मेटावर्स की बात करें तो यहाँ पे राइट्स इशू जो है 2 गुना भर चुकी है इस कंपनी में। लगभग 49.25 करोड़ रुपीस जो है ये रेस किए हैं, और याद रखिए जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है यहाँ बढ़ के 19% हो गया है। कंपनी के नाम का जो MCA की अप्रूवल भी आ गई है, अब वो बायोग्रीन पेपर से स्ट्रिंग मेटावर्स की हो जाएगी। अब ये एक Web3 कंपनी है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। और बिंदु फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, आंध्रा प्लांट में आग लगने के कामकाज से 20 से 25 दिन के लिए रुक सकता है, और अमेरिका के प्राइस फिक्सिंग केस में मिला जुला नतीजे भी आए हैं, तो ओवरऑल नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। और बिंदु फार्मा के लिए, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के लिए आखिर में सनोफी की रेपोजिटरी जो रेस्पिरेटरी दवा होती है बच्चों के लिए, वो उसको जो है भारत में वो लॉन्च करने वाले हैं, तो इन अहम स्टॉक्स को आप नज़र रखिएगा। लेकिन अब चलिए हम जो है थोड़ा प्रीव्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और बजाज फाइनेंस का जो अर्निंग्स आएंगे तो उसके प्रीव्यू क्या है वो बताइए वरुण। देखिए ठीक ठाक नतीजे आपको बजाज फाइनेंस के देखने मिलेंगे, जहाँ पे NII में करीब 23% की बढ़ोतरी होगी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 27% और मुनाफे में 19.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। तो ये कंपनी ने जो अपना अपडेट दिया था Q4 का, उसमें कंपनी ने कहा था कि जो ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। AUM जो है उसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है, न्यू लोन्स बुक जो है उसमें 36% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और जो डिपॉजिट बुक है उसमें करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। इसके लिए हमारा मानना है कि जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइज बढ़ी है और साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है उससे आपको आते हुए दिखाई देगी। मार्जिन्स में करीब 5-10 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको देखने मिलेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इस बार पीक आउट हो जाएंगे, तो आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्जिन जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। इस क्वार्टर में हालांकि आपको थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं हम, करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो अच्छी रहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को मदद मिलेगी। गाइडेंस पे नजर रखेगा, लेकिन नतीजों के अलावा एक और चीज़ पे आपको नजर रखनी है, और वो है स्टॉक स्प्लिट या बोनस, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि नतीजों के साथ वो स्टॉक स्प्लिट या बोनस का भी ऐलान करने वाली है, तो सभी की नज़र इस पे भी रहने वाली है। जी धन्यवाद वरुण, आपने जो है बजाज फाइनेंस की इंपॉर्टेंट प्रीव्यू बताई, इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है। इसके अलावा ऑफकोर्स बजाज फिनसर्व और ट्रेंड के भी अर्निंग्स है जिसे हमें ट्रैक करनी है। अब चलते हैं कमोडिटी स्पेस पे, यहाँ पे अखिलेश जैन जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेक्निकल IQ से। गुड मॉर्निंग अखिलेश जी। तो बताइए अखिलेश जी, सोने चांदी पे जो है क्या आपकी राय होगी? ऑफकोर्स सोना जो है थोड़ा सा टॉप आउट कर रहा है, कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, और सिल्वर में भी कुछ इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो आप बताएंगे कि सोने चांदी में अभी हमें क्या लेवल्स देखने चाहिए, क्या करने चाहिए? देखिए लास्ट वीक हमने देखा कि जो ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो न्यूज़ेस आई थी कि चाइना एंड US रिगार्डिंग टेक सम डिसीजंस, बट वो एक न्यूज़ आया जिसके कारण हमने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हमको, स्पेशली गोल्ड के अंदर। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बातें जस्ट ना उसके आगे कोई डेवलपमेंट आया नहीं, तो मार्केट स्टिल अनसर्टेन और थोड़ा सा रिसेशन कंडीशंस भी डेवलप हो रही है अराउंड इकोनॉमीज।
तो मुझे लगता है कि ये चीजें अभी भी स्टिल सपोर्टिव है, तो मार्केट्स बहुत ज्यादा घटने नहीं चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही। और मुझे लगता है कि मिला जुला कारोबार रहेगा और आने वाले कुछ सत्रों में मुझे लगता है कि खरीदारी देखने को मिलनी चाहिए नीचे के भाव से। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड को डिप्स पे स्टिल बाय कर सकते हैं फॉर दिस वीक। 95,525 के आसपास आता है तो वहां पर खरीद की जा सकती है। 95,225 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली भाव 96,400 से लेकर 97,375 तक वापस से रिटेस्ट करने चाहिए। वहीं सिल्वर भी थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव लग रहा है। करंट मार्केट में अप टू 96,100 के आसपास में बाय कर सकते हैं। 95,700 का एसएल प्लेस करें। ये भी लगता है ग्रेजुअली 97,500 से लेकर 98,500 तक के भाव इस वीक में देखने को मिलने चाहिए। जी, यहीं तक हमारा समय कम है, लेकिन आपकी जो राय है सोने चांदी पे, ये हम व्यूअर्स को इम्पोर्टेंटली दिखा रहे हैं। धन्यवाद अखिलेश जी। लेकिन आज के लिए इतना ही मनी मॉर्निंग के लिए, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पावर ट्रेड हमारा सेगमेंट आ रहा है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज, डेवलपमेंट्स और कहां पे कमाई के मौके हैं और बहुत सारे न्यूज़ सेगमेंट्स जो हैं आपके लिए हम लेके आएंगे ET Now स्वदेश में।